ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जो कि फ्लटर कोर्स के अंदर आने वाली है। और इस वीडियो में मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाला हूँ और आपको समझाऊंगा कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि है डेटा को सही तरीके से फायरबेस पे फेच करना। ठीक है, जैसे कि मैं एक एप्लीकेशन को यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ आपको कि प्रॉब्लम है क्या। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक एक्सपेंस को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैंने 70 रुपये का एक्सपेंस ऐड किया। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आप ध्यान से देखना कि जैसे ये सेव हुआ तो थोड़ा सा के लिए वो सारी जो नोट्स है, वो सारी जो ट्रांजेक्शन है वो हट गया और फिर वो आया। यानी कि अगर मैं लास्ट वाला ट्रांजेक्शन को ऐड कर रहा हूँ तो ऊपर वाला ट्रांजेक्शन फिर से लोड हो रहा है। यानी कि सारा डेटा फिर से लोड हो रहा है हमारी फायरबेस पे और सारा डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, दिक्कत यहाँ पे क्या हुआ वो समझो कि जो लिस्ट में हम लोग ये सारी ट्रांजेक्शन को गेट करके ला रहे हैं उसको पहले क्लीन किए हम लोग, फिर सारी डेटा को फायरबेस से गेट किया और फिर शो करवाए यहाँ पे। इससे क्या हुआ कि इतना देरी का जो टाइम होता है उस उतना टाइम ये हटा रहा, वहाँ पे हमारी सारी ट्रांजेक्शन वहाँ पे नहीं रहा। अब ये प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि कैसे हम लोग ऐसा सिस्टम बनाएं कि जैसी डेटा को, जो डेटा अभी नया गेट हुआ है, नया ऐड हुआ है, सिर्फ उसी को गेट किया जाए, सारी डेटा जो पहले से है उसको वैसे ही रखा जाए। ये प्रॉब्लम के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो को आप पूरा देखना, फायरबेस की बहुत बढ़िया नॉलेज आपको मिलेगा। इसमें मैं एक नोट्स एप्लीकेशन बना के आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे सिंपल तरीका से, कैसे हम लोग स्ट्रीम की मदद से रियल टाइम में डेटा को गेट करेंगे। ओके, एंड अगर आपको सारी वीडियो अच्छी लगी, अगर अगर ये तरीका अच्छा लगा होगा तो अपनी एप्लीकेशन के अंदर ज़रूर यूज़ करना और फिर मुझे बताना लास्ट में कि कैसे आप इसको यूज़ कर रहे हो और आपको ये फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, और एक चीज़ मैं दोनों तरीका इसमें बताऊंगा कि जो पुरानी तरीके हैं जिसमें हम लोग लिस्ट के अंदर सारी चीज़ों को लाते हैं और उसको रखते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई ये जो तरीका वो भी अच्छा है और स्ट्रीम का तरीका वो भी अच्छा है, तो दोनों तरीके अलग अलग जगह पे अच्छे हैं। ठीक है, जहाँ पे अगर डेटा को रियल टाइम में गेट करवाना वहाँ पे जो वीडियो में बताया गया उसी को यूज करना। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो मैंने थोड़ा सा पहले यूआई बना के रख लिया ताकि हम लोग जो काम करें उसमें यूआई पे टाइम नहीं जाए, इसलिए मैं सिंपल सा यूआई बनाया। देखो यहाँ पे सारी हमारी नोट्स हो रही है, हम लोग क्लिक करके दूसरी नोट्स शो नहीं करवा रहे हैं, लेकिन हम मेरा जो काम है अभी, जो हम लोग का अभी जो फोकस है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, अभी अगर यूआई दिखाऊं तो यहाँ पे अगर मैं मोर बटन पर क्लिक करता हूँ तो नीचे से डिलीट एंड एडिट का बटन आता है, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग नोट्स को ऐड कर सकते हैं। सिंपल सा काम है। ठीक है, वेरी सिंपल एग्जांपल हम लोग लेंगे और उसके तरह से समझेंगे ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर ये चीज़ का कोड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर मेरी वेबसाइट से कोड उठा सकते हो। ठीक है, इसका कोड आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि हम लोग इस पे काम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें फायरबेस सेटअप करना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से चलता हूँ, फायरबेस सेटअप करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा फायरबेस। ठीक है, एंड हाँ, बहुत दिन बाद ये वीडियो आ रही है, तो अब लगातार वीडियो आएगा। फ्लटर के जितने भी कोर्सेस पेंडिंग थी वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और मैंने कुछ प्रोजेक्ट वाली कोड इसीलिए डाला ताकि जो लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो प्रोजेक्ट का टाइमिंग था वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोट विथ फायरबेस, फायरबेस एंड एनालिटिक्स बंद करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग क्रिएट करेंगे। ऑथेंटिकेशन सिंपल सा ऑथेंटिकेशन करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो हम लोग ऑथेंटिकेशन नहीं भी कर सकते, ऑथेंटिकेशन को हम लोग स्किप करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल का ऑथेंटिकेशन स्किप करेंगे। हम लोग जो समझने वाले हैं वो चीज़ समझेंगे, मेन वो है ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो वो चीज़ को हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोग जल्दी जल्दी इसको सेटअप करते हैं। तो अगर सेटअप आपको नहीं आती है तो उसका बहुत बढ़िया मैंने एक वीडियो बना कर डाला हुआ हूँ, तो जाकर सेटअप वाली चीज़ें देख सकते हो। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और डायरेक्टली अपनी प्रोजेक्ट के अंदर आकर यहाँ पे मैं टर्मिनल के अंदर जाकर और इसको मैं पेस्ट कर कर इंटर दबा दूंगा। ठीक है, अगर आपका जो लॉगिन है वो टर्मिनल में भी फायरबेस वही ईमेल से लॉगिन है और आपने वही ईमेल के अंदर फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तो दोनों सिंक हो जाएगा, दोनों अपने आप से यहाँ पे आ जाएगा। देखो अगर लॉगिन नहीं रहेगा तो आपको इस तरह से बोला जाएगा कि कुड नॉट बी फाउंड ऑन दिस फायरबेस अकाउंट। ठीक है, तो जो आपने फायरबेस अकाउंट अभी लॉगिन किया है उसमें आपका जो नहीं खोजा गया, यानी कि जो प्रोजेक्ट है वो दूसरे अकाउंट में है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे फायरबेस लॉग आउट, यानी कि जो, एक सेकंड गलत लिख दिया मैंने, लॉग आउट। तो सबसे पहले जो फायरबेस का अकाउंट है उसको हम लोग लॉग आउट करेंगे एंड फिर हम लोग लिखेंगे फायरबेस
लॉगिन। ठीक है, अभी देखो दूसरा ईमेल से था, अभी मैं दूसरा ईमेल से लॉगिन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे जाके मैं जल्दी से फायरबेस लॉगिन करके, ओके फायरबेस लॉगिन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हम लोग सेम वही कमांड को रन करेंगे। तो एक बार इसको बंद कर लो अपना, ठीक है, एंड फिर से प्रोजेक्ट को ऑन करो, बंद करके चालू करोगे ताकि वो डिटेक्ट कर ले कि जब हम लोग का टर्मिनल है उसमें कुछ चेंजेस हुआ और ये जो VS कोड का टर्मिनल है वहाँ पे भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग वही कमांड चलाएंगे जो पिछले बार चलाए थे और इस बार वो एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी इसको काम होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है, जब आप पहली बार इसमें करते हो तब टाइम लगा। तो जितना देर ये टाइम लेता है तब तक हम लोग कुछ पैकेजेस है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो Ctrl+Shift+P दबाना, ऐड डिपेंडेंसी पे जाना और यहाँ पे मैं लिखूंगा फायरबेस। एक सेकेंड, फायरबेस सबसे पहले कोर का जो प्लगइन था उसको हम लोग डाल दिया। अभी हम लोग नीचे सिर्फ एंड्रॉयड या फिर मैं पूरा पे कर दिया, चलो कोई बात नहीं, हम लोग जो सेट कर रहे हैं वो चारों प्लेटफॉर्म पे सेट कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें हो जाएगा वो खुद से। और कुछ चीज़ें हैं उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, जैसे कि क्लाउड क्लाउड फायर स्टोर, ये वाला पैकेज हम लोग को चाहिए ताकि हम लोग फायर स्टोर से डेटा ले सकें। ठीक है, अभी हम लोग दो अप्रोच यूज़ करेंगे। सबसे पहला जो अप्रोच है उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे अगर वो अप्रोच यूज करें तो क्या दिक्कत होती है, और उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट अप्रोच यूज करेंगे उसमें क्या दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग देखेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। चलो हमारा सेटअप आई थिंक हो चुका है। यहाँ पे अगर आपको देखें तो अभी तक तो कोई फाइल जनरेट होकर नहीं है, अभी 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 हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे चलते हैं एंड नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं एंड ये जो कोड हम लोग को मिलता है इसको मैं कॉपी कर लूँगा एंड ये कोड को लाकर मैं मेन डॉट डाट के अंदर यहाँ पे मैं सबसे ऊपर इसको डाल देता हूँ, इसको एसिंक बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा विजिट, ठीक है, फ्लटर बाइंडिंग, फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज। ठीक है, ये हो जाएगा। जल्दी से ये फाइल को भी जनरेट कर दो ताकि हम लोग सारी चीज़ों का सेटअप सही से कर ले। यहाँ पे मैं गेटेक्स का यूज़ करूँगा, इसीलिए मैं यहाँ पे गेट लिख देता हूँ और मटेरियल ऐप में गेट को इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। ठीक है, सारा काम सिंपल है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ओके, अभी देखो हमारा सारा काम हो रहा है, यहाँ पे एक फाइल जनरेट होकर भी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू टू कंसोल करूँ और इसको रिफ्रेश कर लूँ तो हमारी ऐप दिखाएगा कि कितना सेटअप हुआ है। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि प्रोजेक्ट सेटअप करना उतना भी हार्ड नहीं है। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल के रेगुलर व्यूवर हो तो आपको ये चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर नहीं रेगुलर व्यूवर हो तो जाकर पहले जो फायरबेस का सेटअप है उसको देख लेना, उसके बाद कभी भी आपको फायरबेस में सेटअप करने में कोई भी एरर नहीं आएगा। चलो यहाँ से हम लोग सारी चीज़ों को नेक्स्ट करते हैं, टेस्ट मोड में ऑन करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, क्रिएट हो जाएगा ये हमारी स्टोरेज। उसके बाद हम लोग जितना भी नोट्स है इसके अंदर लिखेंगे। अब नोट्स लिखने से पहले देखो यहाँ पे एक फायरबेस का ऑप्शन आ गया, उसको हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे एंड जो फायरबेस कोर है उसको भी यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। ठीक है, अभी मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे एक फाइल बनाऊँगा मॉडल नाम का। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा नोट्स मॉडल या फिर नोट मॉडल ही लिख देते हैं, डॉट डॉट एंड इसके अंदर मैं इस तरह से जेसन टाइप का चीज़ बनाऊंगा। सबसे पहले आईडी लिखूंगा मैं, ठीक है, एंड आईडी लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कि टाइटल होगा हमारा नोट्स का एंड फिर हमारा होगा डिस्क्रिप्शन एंड हमारा एक टाइम होगा। ठीक है, एक एक होगा टाइम एंड एक होगा टाइम स्टैम्प। ठीक है, दो चीज़ें हम लोग ले रहे हैं। अब इतना से ज़्यादा हम लोग को ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम लोग यूज़र को क्रिएट नहीं करवा रहे हैं, तो वो ज़रूरत नहीं है कि कौन सा यूज़र क्रिएट किया, क्रिएटेड बाय लो। तो वो चीज़ें हम लोग जब आप नया प्रोजेक्ट बनाओगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट में मैंने बताया कि कैसे अगर कोई यूज़र क्रिएट करता है तो उसका नाम कैसे लेंगे। ठीक है, उसका बात नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ नोट मॉडल डॉट डॉट सॉरी अब मैं पहले बता दूं कि वो चीज़ें आई कैसे। जैसे मैंने ये लिखा था तो इसको मैं कट कर लिया, राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता जेसन कन्वर्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड एयर। ये तब आएगा जब आपके VS कोड में यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल होगा जिसका नाम है जेसन टू डॉट। ठीक है, ये वाली प्लगइन इंस्टॉल कर लेना, देख लेना डेवलपर का नाम भी सेम रहना चाहिए एंड राइट क्लिक करोगे, इस पे जाके मॉडल का नाम दो, नोट मॉडल एंड एंटर यस कर दो, ये आपको मॉडल बना के दे देगा। ठीक है, मॉडल हम लोग बना लिए। अब हमारा काम क्या है
कि हम लोग एक कंट्रोलर बनाएंगे। तो यहाँ पे एक नया कंट्रोलर का फाइल बनाएंगे, कंट्रोलर, ठीक है। एंड इसके अंदर बनाऊंगा मैं नोट कंट्रोलर डॉट डाट, ठीक है। एस यहाँ पे लिखना है क्लास नोट कंट्रोलर एक्सटेंड गेटएक्स कंट्रोलर, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइनल db इक्वल टू फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस। इससे क्या होगा कि हम लोग जो फायरबेस का क्लाउड स्टोरेज है यानी फायर स्टोर है उसका इंस्टेंस बना लिया। अब यहाँ पे db का यूज करके हम लोग सारी चीजें करेंगे। तो हम लोग कुछ फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले। उससे भी पहले हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, rx लिस्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा नोट मॉडल, ठीक है। एंड यहाँ पे इस तरह से हम लोग एक लिस्ट बना लिया। यही लिस्ट के अंदर हम लोग अपनी जो नोट्स होगा उसको रखेंगे कि कितनी सारी नोट्स हमारे जो फायरबेस में है वो है। तो सबसे पहले हम लोग नोट्स ऐड करने वाला फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्यूचर वॉइड, यहाँ पे ऐड नोट, और ये क्या लेगा, जो ऐड नोट है वो बहुत सारी चीज़ें लेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट मॉडल ही लेगा ये, नोट मॉडल, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ नोट, ठीक है। एंड यहाँ पे लगा दो एसिंक एंड इस तरह से। अब इसमें क्या करना है कि हम लोग एक नोट मॉडल ले रहे हैं और वो नोट मॉडल हम लोग कहाँ ऐड करेंगे, तो वो फायरबेस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अवेट db डॉट कलेक्शन, सबसे पहले एक कलेक्शन बनाएंगे नोट्स का, ठीक है। एंड उसके अंदर हम लोग पहले एक आईडी बनाएंगे। तो एक सेकंड काम करते हैं कि ये जो नोट मॉडल है ना हम वहाँ से नहीं लेते हैं, हम लोग नोट मॉडल जो है नोट मॉडल क्या करेंगे हम लोग कि एक काम करते हैं, हम लोग जो आईडी जनरेट करेंगे वो आईडी कहाँ से जनरेट करेंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग नोट मॉडल को यहाँ पे लिखेंगे db डॉट कलेक्शन डॉट डॉक, और इसके अंदर नोट डॉट आई डॉट सेट, ओके। सेट के अंदर नोट्स डॉट डिजेशन, इस तरह से सेट कर देना। अभी मैं समझाता हूँ कि मैंने लिखा क्या है, ठीक है। सिंपल सा काम है। अब देखो जब भी हम लोग नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर एक आईडी होगा, ठीक है। अब जब भी हम लोग कोई नया नोट्स ऐड करेंगे ना फायरबेस पे, तो जो इसके अंदर आईडी है उसी को हम लोग डॉक्यूमेंट आईडी में भी डाल देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि नोट्स के अंदर जो आईडी होगा वो और डॉक्यूमेंट आईडी है वो दोनों सेम होगा। इसका हम लोग यूज तब करते हैं जब या तो नोट्स को डिलीट करना हो या अपडेट करना हो, ठीक है। तब हम लोग ये आईडी लेने में बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है। अगर आपको डिलीट और अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है तो आप ये चीज़ें स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अभी हम लोग इतना करने से हमारी जो फायरबेस में चीज़ें ऐड हो जाएगी, लेकिन इसको मैं रखना चाहता हूँ ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर। इससे क्या होगा वो मैं बताता हूँ। इससे होगा हमारा प्रिंट exe, अगर कोई एरर आती है तो हम लोग को पता चलेगा कि हाँ हम लोग का कोई एरर आया है, ठीक है। अभी हम लोग जल्दी से देखते हैं नोट्स को ऐड करके। तो ये वाली फंक्शन को हम लोग को कहाँ कॉल करना पड़ेगा, जो हमारी ऐप थी ना उसमें यहाँ पे कॉल करना, जब सेव पे क्लिक करें तब हमारी वो फंक्शन कॉल हो। चलो तो इसके लिए सबसे पहले ऐप को रन भी करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से ऐप को रन कर देता हूँ अपने मोबाइल में। एंड तब तक हम लोग अपना काम करते हैं। सबसे पहले जो नोट्स कंट्रोलर है उसको हम लोग होम पेज के अंदर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नोट्स कंट्रोलर एंड एक सेकंड कंट्रोलर, एंड उसका एक नाम दे देंगे जिस नाम से हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट्स कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट, इस तरह से लिखोगे और फिर इसको इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। गेटेक्स में ये सारी चीज़ें आती है तो उतना कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे नोट कंट्रोलर लिखा मैंने, नोट्स कंट्रोलर, यहाँ पे भी नोट कंट्रोलर कर देते हैं एंड इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। ये हम लोग एक नोट्स कंट्रोलर को इनिशलाइज करते हैं और यहाँ पे नया नाम दे दिया। अभी ये नाम देने का मतलब ये है कि हम लोग अब न्यू नाम से उसको यूज़ कर पाएंगे। अभी देखो क्या एरर आ रही है यहाँ पे, ओके। तो हम लोग जो एरर किए थे उसके कारण ये रन नहीं हो पाया। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि सब चीज़ें रन हो जाए अच्छा से, क्योंकि हम लोग चेंज करते रहेंगे वो एरर देगा, फिर रन होने में वो प्रॉब्लम करेगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एरर आया जो कि यहाँ पे शो करता है नो मल्टी डेक्स फ्लैग टू स्किप द फ्लटर मल्टीडेस्क सपोर्ट टू यूजर मैनुअल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इस तरह के एरर आए तो सिंपल सा काम करना है, आप जाकर फाइल में भी चेंजेस कर सकते हो, लेकिन मैं जो काम करता हूँ फ्लटर रन लिखता हूँ
इससे क्या होता है कि फ्लटर खुद से पूछता है कि क्या आप मल्टी डेस्क सपोर्ट को ऑन करना चाहते हो, और यहीं पे मैं जब एरर दूंगा, मतलब ऑप्शन को यस कर दूंगा, तो ये मल्टी डेस्क सपोर्ट हमारी फाइल के अंदर जाके चेंजेस कर देगी। ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर मल्टी डेस्क सपोर्ट का एरर आती है तो देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मल्टी डेस्क सपोर्ट को इनेबल करना, तो मैं वाई दबाऊंगा। वाई दबाया, ये अपने आप चीज़ें कर देगी और फिर से ये रन कर देगा हमारी ऐप को। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड हम लोग फिर से वेट करते हैं। ओके, तो ऐप रन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना जो फंक्शन है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे दो कंट्रोलर बनाना पड़ेगा जिसके मदद से हम लोग इसकी वैल्यू को ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और इसका नाम देता हूँ मैं टाइटल, एंड इसमें भी लिख देंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, एंड सेम यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे और इसका लिख देंगे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब ये दोनों जो कंट्रोलर हम लोग बनाए, जो ये दोनों वैल्यू ये दोनों फील्ड के अंदर हम लोग असाइन कर देंगे, और ये फील्ड हमारा यहाँ पे है, ये फील्ड हमारा यहाँ पे है। कहाँ गया, ये देखो, सबसे पहले हमारा टाइटल है तो इसके अंदर आकर कंट्रोलर लिखो, एंड इसके अंदर कंट्रोलर अब डाल दो। जो हम लोग टाइटल नाम से कंट्रोलर बनाए वो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ। एंड क्या दिक्कत मैंने किया, टाइटल आई थिंक ठीक ही तो मैं लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे कॉन्स्ट लगा हुआ, कॉन्स्ट हटाना पड़ेगा, और जो कॉन्स्ट मैंने लगाया वो यहाँ पे लगाता हूँ ताकि ये इस तरह से हम लोग को नहीं शो करे। यहाँ पे भी कॉन्स्ट है, यहाँ पे मैं लिखूंगा कंट्रोलर, और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दूंगा, और जो कॉन्स्ट मैंने वहाँ से हटाया यहाँ पे लिख दें। अब दोनों में हम लोग कंट्रोलर लगा दिए। अब ये जो बटन है जहाँ पे हम लोग सेव कर रहे हैं, इस पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ टाइटल डॉट टेक्स्ट is not empty, okay, and description dot text is not empty। अगर दोनों में कुछ लिखा हुआ रहेगा, ये दोनों में दोनों एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तब हम लोग जो सेव वाली बटन है उसको कॉल करेंगे, यानी सेव वाला फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नोट कंट्रोलर डॉट ऐड नोट, और यहाँ पे हम लोग को एक नोट देना पड़ेगा। तो नोट्स तो अभी बनाएंगे हम लोग। तो नोट्स बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक आईडी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रिंग आईडी इक्वल टू डेट टाइम, एक सेकंड, हाँ शायद, अरे वो थोड़ा फ़ोन आ गया यार। अभी अभी हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा था कि डेट एंड टाइम के हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो इस तरह से लिख दो, डेट टाइम डॉट नाउ, एंड उसको मिली सेकंड में हम लोग ले लेंगे, और इससे हम लोग का एक आईडी, यूनिक आईडी हर बार जनरेट होगा, और वो यूनिक आईडी के हिसाब से हम लोग अपना मॉडल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेर नोट इक्वल टू नोट मॉडल के हिसाब से हम लोग एक मॉडल बनाएंगे। ठीक है, नोट मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं, एंड इसमें हम लोग आईडी जो है वो अपना आईडी डाल देंगे जो अभी मैंने लाया आईडी बना के। ठीक है, एंड क्या दिक्कत दे रहा है यहाँ पे, आईडी लेवल सेंट यू रिमूव, एक सेकंड, इसको मैं इस तरह से हटाता हूँ, एंड जो ओके यहाँ पे हम लोग को इसको हटाते हैं। पता नहीं क्या एरर आने लगता है बिना पूछे। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे नोट मॉडल डॉट नोट मॉडल, ठीक है, यहाँ पे मैंने न्यू मॉडल बना लिया, और यहाँ पे अगर कुछ और चीज़ की ज़रूरत पड़े, जैसे कि और क्या चीज़ है कि तो टाइम की ज़रूरत पड़ेगा, तो टाइम में हम लोग यही डाल देते हैं फ़िलहाल के लिए। एंड जो टाइम स्टैम्प है उसमें हम लोग आईडी को ही डाल देंगे, क्योंकि हमारी आईडी में टाइम जा रहा है। यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये इंट दे रहा है, तो हम लोग इसको एक काम करते हैं कि इसको हम लोग टू स्ट्रिंग कर देते हैं। अभी टाइम की ज़रूरत नहीं है यार, इतना भी चीज़ हम लोग को अभी नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए सारी चीज़ का हटाएंगे, सिर्फ टाइम स्टैम्प डालें, टाइटल डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ें डालें, और उसके बाद हम लोग ऐड नोट मॉडल में इस तरह से ऐड कर दिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर दी। अब एक काम करते हैं, इसको एसिंक बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो ये है ना वो अवेट है, यानी कि फ्यूचर क्लास का है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अवेट लगा दिए।
अब हम लोग देखते हैं इसको ऐड मतलब कि रन करवा के कि क्या हमारा चीज़ें बन पाती है कि नहीं, यानी कि हमारी जो नोट्स है वो ऐड हो पाता है कि नहीं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक स्नैक बार बनाते हैं कि अगर कोई चीज़ें फिल नहीं है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक सेकंड, ओके, तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल आर दबाना पड़ेगा, जिससे कि ये हमारी ऐप को रीस्टार्ट कर देगा और हमारी जो जितने भी चेंजेस था वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड अगर बिना हम लोग लिखे कुछ करेंगे तो इस तरह से बोलेगा कि वो सारी चीज़ों को आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये जो स्नैक बार है उसको मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा जहाँ पे हमारा नोट्स ऐड होता है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नोट एडेड, ठीक है, नोट एडेड, ओके। एंड जो कलर है उसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा और इसका जो कलर है वो ग्रीन कर देता हूँ। एंड जब हमारा नोट्स ऐड हो जाएगा तो हमारा ग्रीन कलर का स्नैक बार एक शो करेगा। यहाँ पे मैं पहला नोट्स ऐड करता हूँ दिस, एक सेकंड, लिखा क्यों नहीं रहा, ओह माय गॉड, लिखा क्यों नहीं रहा यार, कुछ तो दिक्कत है। ओके, एक सेकंड मैं चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या मैंने जो बॉटम सीट बनाया उसमें कुछ दिक्कत है कि वो हमारी जो चीज़ है उसको आने नहीं दे रहा। तो यहाँ से मैं पूरा बॉटम सीट को पहले हटा लेता हूँ, ठीक है, कंटेनर तक मैं कट कर लिया। एंड मैं खुद का बॉटम सीट एक फिर से बनाता हूँ, गेट डॉट बॉटम सीट, ठीक है, बॉटम सीट मैंने बनाया। एंड यहाँ पे कंटेंट में, एक सेकंड, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती है, यहाँ पे आता है हमारा कंटेंट आता है क्या, बॉटम सीट में बॉटम सीट आता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं कंटेनर डाल दूँ इस तरह से तब कोई एरर तो आना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आर, कैपिटल आर दबाता हूँ। अब देखते हैं कि कोई एरर आता है क्या, फिर भी इस पर क्लिक करेंगे, हमारा बॉटम सीट आया। एंड लिखने वाला बटन क्यों नहीं आ रहा यार, लिखने वाला कीबोर्ड ही नहीं आ पा रहा भाई साहब, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो मैं ऐप को एक बार फिर से बंद करके चालू करता हूँ डिबग मोड में, फिर देखते हैं कि हमारा लिखने वाली चीज़ें आती है कि नहीं। ओके, तो फाइनली मैंने इसको अपना रियल मोबाइल में रन किया और यहाँ पे अब हमारे पास ये चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं लिख कर दिस इज माई फर्स्ट नोट, ये मैंने लिखा। एंड इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ भी मैं डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे सेव पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो थोड़ा देर के बाद ये हमारे पास नोटिफिकेशन आया कि नोट्स ऐड हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश अगर करूँ तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई नोट्स आती है कि नहीं आती है। तो यहाँ पे हमारे पास नोट्स आया कि नहीं आया, यहाँ पे हमारे पास एक कलेक्शन बना, ठीक है। कलेक्शन के अंदर देखो हमारे पास एक आईडी है और यही सेम आईडी हमारे पास इसमें भी है, इसमें डिस्क्रिप्शन और टाइम स्टैम्प एंड टाइटल भी है, ठीक है। इस तरह से हम लोग नोट्स तो गेट कर लिए, मतलब नोट्स को हम लोग ऐड कर चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे नोट्स ऐड हो जाए ना तो यहाँ पे ये चीज़ें बंद हो जानी चाहिए और सारी चीज़ें क्लियर भी हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे आता हूँ मैं नीचे, और नोट्स ऐड होने के बाद मैं चाहता हूँ टाइटल क्लियर हो जाए, डिस्क्रिप्शन क्लियर हो जाए और गेट डॉट बैक हो जाए, ठीक है। इतना सारा चीज़ लगाने से देखना क्या होगा, दिस इज माई सेकंड नोट्स, ठीक है। जैसे सेव पे मैं क्लिक करूँगा और जैसे ये नोट्स ऐड हो जाएगा, एक सेकंड एक सेकंड, नहीं 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 ये गलत हो गया, इस पे मैं फिर से आना है मेरे को। एंड दिस दिस इज माई, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। एंड जैसे मैं सेव करूँगा तो ये नोट्स ऐड होगा। एंड क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ यार, आई थिंक नोट्स ऐड नहीं हुआ। एंड ओके, तो ये सारी चीज़ों को मैं हटाता हूँ और यहाँ से गेट डॉट बैक मैं कहाँ पे लगाऊंगा, जब हमारा नोट्स पूरा ऐड हो जाएगा ना वहाँ पे मैं लगाता हूँ गेट डॉट बैक। यहाँ पे फिर से देखते हैं लिख कर, एंड यहाँ पे जैसे मैं सेव करूँगा
तो यहाँ पे ट्रांजिशन कैन नॉट रिमूव एंटिटी डिस्पोजर स्नैक बार। ओके ओके, तो दिक्कत ये हो गया कि हम लोग को यहाँ पे जब भी हम लोग चेंजेस करते हैं ना, तो ये जो बॉटम सीट है उसमें डायरेक्टली चेंज नहीं आता है, ठीक है, तो उसका दिक्कत है। तो यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे फिर से करते हैं एंड देखते हैं फिर से एरर आता है क्या। सेव एंड एक सेकंड, क्या दिक्कत है। सेव किया मैंने, इसको अगर मैं हटा दूँ एंड देन सेव, नोट्स ऐड हुआ इस बार। एंड नोट्स ऐड होने से पहले मैं यहाँ पे गेट डॉट बैक लिख देता हूँ, क्योंकि वो स्नैक बार को बैक कर रहा था, वो दिक्कत वाली चीज़ थी। अब सही है, ठीक है, समझ गया आपकी। ये जब यह स्नैक बार आ रहा था वो सिर्फ उसको ख़त्म कर रहा था, लेकिन हम लोग को बैक जाना था, ठीक है, जो चीज़ें थी। अभी फिर से लिख के देखते हैं यहाँ पे हम लोग कोई नोट्स लिखेंगे एंड जैसे सेव करेंगे तो जैसे सेव होगा तो वो कट जाएगा, और फिर न्यू अगर हम लोग जाएंगे तो ये न्यू हमारा फिर से यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, लेकिन क्लियर हम लोग को करना है। तो क्लियर करने के लिए यहीं पे हम लोग टाइटल डॉट क्लियर कर सकते हैं, टाइटल डॉट क्लियर एंड डिस्क्रिप्शन डॉट क्लियर, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं फिर से ट्राई करके, जैसे मैं इधर आऊँगा एंड यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा इस तरह से एंड सेव करेंगे तो ये हमारा सेव हो गया एंड वो क्लोज भी हो गया। अगर फिर से मैं न्यू पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें न्यू आ गई, ठीक है, सिंपल सा काम था। हम लोग नोट्स ऐड कर चुके हैं, यहाँ पे देखो नोट्स भी हमारा ऐड हो चुका है, इतना सारा नोट्स हमारा आ गया, ठीक है। अभी क्या काम करना है कि सारी नोट्स को यहाँ पे शो करवाना। तो देखो जो हम लोग सिंपल सा अप्रोच यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे कि सबसे पहले हम लोग डेटा को लाएंगे और ये वाली लिस्ट के अंदर वो डेटा को रख देंगे, ठीक है। अब ये उसको मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्यूचर वॉइड एंड गेट नोट्स, ठीक है, इसको एसिंक बनाते हैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा अवेट db डॉट कलेक्शन एंड नोट्स, उसके बाद गेट, ठीक है, एंड गेट करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना देन जब वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है उसको 1 बाय 1 हम लोग को मॉडल के अंदर डालना होता है। देखो यहाँ पे इस तरह से क्या किया मैंने, गेट किया हम लोग ने, ठीक है, जितना भी नोट्स के अंदर जितना भी चीज़ है उसको गेट कर रहे हैं और वो वैल्यू के अंदर डाल रहे हैं। और ये वैल्यू के अंदर डालने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, नोट्स डॉट वैल्यू, नोट्स कहाँ, ये देखो नोट्स हम लोग बनाए, नोट्स के अंदर हम लोग एक एक चीज़ को नोट मॉडल के हिसाब से कन्वर्ट करके उसके अंदर लिस्ट में डालते जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये वाला चीज़ परफॉर्म होगी तब हमारे पास एक नोट्स का कलेक्शन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब वो नोट्स का कलेक्शन हम लोग शो करवाएंगे कहीं पे, तो उससे पहले अभी एक काम करते हैं कि जब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये वाली ऑन इनिट, यहाँ पे लिखता हूँ ऑन इनिट, यहाँ पे लिखता हूँ वॉइड ऑन इनिट, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग गेट नोट को कॉल कर देंगे, यानी कि जैसे हमारी ऐप रन होना स्टार्ट होगा वैसे हमारी जो ये वाली फंक्शन अपने से कॉल हो जाएगा और जितना भी नोट्स होगा उसको गेट कर लेगा। अब ये गेट करके लाएगा। अब हम लोग ये वाली नोट्स को कहाँ पे शो करवाएंगे, अपनी पेज के ऊपर, ठीक है, चलते हैं होम पेज पे एंड कहाँ पे हम लोग नोट्स शो करें, ये देखो हमारा ग्रिड व्यू बिल्डर है एंड यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम है और कॉलम नहीं, ये चिल्ड्रेन जो है ना, चिल्ड्रेन के अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि जो नोट्स का टाइटल होगा वो हमारा सिंपल सा भी रहेगा, कैसा वो समझते हैं। तो उससे भी पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ये जो कंटेनर है यहाँ से मैं हटा लेता हूँ पूरा एंड एक सेकंड इसको रहने देते हैं। पहले मैं इसको कॉलम को हटाऊँगा, कॉलम नहीं सॉरी कंटेनर पूरा, ये कंटेनर यहाँ तक पूरा हट जाएगा एंड ये जो ग्रिड व्यू बिल्डर है उसको भी मैं हटा दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रिड 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 काउंट में इसका यूज़ करूँगा और क्रॉस काउंट कितना रहना चाहिए, तो 2 रहना चाहिए और चिल्ड्रन में हम लोग क्या देंगे वो बताते हैं अभी इसको। तो इसमें देखो इसका फ़ायदा ये है, जो मैं बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या है, वो ये सारी चीज़ों को मैं इस तरह से हटा देता हूँ अभी एंड ऊपर भी मैंने लिखा था इसको भी मैं हटा देता हूँ। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अभी मैं अगर अपना मोबाइल दिखाऊं तो ये देखो इस तरह से जितना हम लोग चिल्ड्रन बनाएंगे उतना नोट्स इधर आता जाएगा,
ठीक है, सिंपल सा काम है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा कि जो हमारा चिल्ड्रन है उसके अंदर ये जो कंटेनर मैंने डाला इसको मैं फिर से हटा ले रहा हूँ, एंड यहाँ से जो दोनों ब्रैकेट है इसको मैं हटाऊँगा, एंड ये ब्रैकेट दोनों हटाकर यहाँ पे मैं लिखूँगा नोट कंट्रोलर, जो हमारा नोट कंट्रोलर ऊपर बना है डॉट, उसके अंदर जो नोट्स का लिस्ट है उसको डॉट मैप, ठीक है। मैप करने से क्या होता है कि इसमें जितना भी वैल्यू होगा नोट्स के अंदर वो फोर लूप के अंदर चल के आएगा, ठीक है। फोर लूप ना लगाने से, फोर लूप थोड़ा लंबा होता है इसलिए हम लोग यहाँ पे मैप लगाते हैं, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ई, यानी कि जैसे नोट्स के अंदर 10 लिस्ट है तो उसमें से पहला जो होगा वो यहाँ पे ई के अंदर आएगा 1 बाय 1, और ई के अंदर आएगा, और मैं इसको इधर जाकर लिख दूंगा कि इसको जो पूरा है उसको लिस्ट में जनरेट करो, ठीक है, टू लिस्ट, यानी कि ये जो जितना भी चीज़ें हम लोग बनाएंगे वो एक लिस्ट की तरह से जनरेट होगा, और यहाँ पे अपना जो मॉडल था उसको पेस्ट कर देंगे। अब देखो इसमें क्या होगा कि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी मैं एक बार ऐप को रीस्टार्ट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो नोट्स है वो आता है कि नहीं। तो ऐप आई थिंक रीस्टार्ट हो गया, फिर भी नहीं आया, क्योंकि ये इसीलिए नहीं आया क्योंकि ये शुरू में तो ये जीरो रहता है, थोड़ा देर के बाद वो जैसे ही नोट्स इसके अंदर आता है तब इसके अंदर ऐड होता है, लेकिन हमारी जो पेज है वो जीरो पर रेंडर हो जाती है। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको, स्टेटफुल बनाना, तो पूरा जो ग्रिड व्यू है ना, यहाँ से ग्रिड व्यू काउंट पूरा मैं कट कर लिया और इसको मैं लिखूंगा ओबीएक्स के अंदर, ठीक है। ओबीएक्स के अंदर लिख दिया, सेव कर दिया। अब देखना हमारी जितनी भी नोट्स थी वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। सारा नोट्स यहाँ पे शो हो गया। अब दिक्कत ये है कि सारा नोट्स शो हो गया, अब सब में सेम चीज़ दिखा रहा है। अब देखो मैं समझाता हूँ कि ये शो कैसे हुआ। तो यहाँ पे मान लो 10 नोट्स हैं, तो पहला नोट्स आया तो पहला को ये जनरेट किया, पहला हो गया तो दूसरा नोट्स यहाँ पे आएगा, दूसरा ये जनरेट करेगा, तीसरा ये जनरेट करेगा, इस तरह से जितना भी नोट्स रहेगा यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग देता हूँ, सबसे पहले मेन एक्सिस स्पेसिंग में 5 का देता हूँ, एंड क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग में 5 का देता हूँ। जैसे सेव करूँगा तो थोड़ा थोड़ा ये हट जाएगा, जो पूरा भी सटा हुआ ना वो हटना तो चाहिए था, हटा, हाँ हट गया, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा कि ई के अंदर हमारी पहली मॉडल आएगा, यानी कि जितना भी यहाँ पे नोट्स दिख रहा है ना सबका प्रॉपर्टी किसके अंदर है, ई के अंदर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ई डॉट टाइटल, तो हमारा पहला जो जितना भी नोट्स है उसका सबका टाइटल देखना चेंज हो जाएगा, जो हम मैंने लिखा था उसके हिसाब से टाइटल लिखा जाएगा। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि अगर टाइटल एम्प्टी आया या फिर नल आया तो आप क्या करोगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस तरह से खाली रख दूंगा, ठीक है। मैं बोल दे कि अगर टाइटल नहीं रहेगा तो इस तरह से खाली दे दो। अभी देखते हैं कि क्या आता है। ओके, तो देखो अभी हमारा नोट्स का टाइटल हम लोग को यहाँ पे इस तरह से लिखना था, मैं टाइम लिख देता। अभी देखो सारा जो हमारा टाइटल है वो आ गया। ओके, अब हम लोग डिस्क्रिप्शन इसी तरह से लिखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है, तो डिस्क्रिप्शन जो हमारा होगा वो किधर है, इसको पहले बंद करते हैं। डिस्क्रिप्शन हमारा यहाँ पे है, तो डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग उसी तरह से लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, इतना बड़ा नहीं था हमारा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड ये भी अगर खाली रहेगा तो इसको भी हम लोग इस तरह से कर देंगे। ये होता है नल चेक, ठीक है, यानी कि अगर हमारा डिस्क्रिप्शन में नल है तब कौन सी वैल्यू दिखानी चाहिए, तो हम लोग खाली कुछ नहीं दिखाएंगे, नल रहेगा तो कुछ नहीं। अब देखो सारा नोट्स यहाँ पे आ गया। ओके, अब सारा नोट्स आ तो गया, लेकिन आप बोलोगे कि आप तो दिक्कत की बात करें तो कि ये जो यूज करेंगे हम लोग इस तरह से उसमें दिक्कतें आती है, तो क्या दिक्कत आता है वो भी हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। तो दिखाते हैं, अभी रुक जाओ थोड़ा सा टाइम दो, दिखाते हैं वो भी चीज़ें, लेकिन उससे पहले हम लोग सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग करेंगे डिलीट करने का मेथड, यानी कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग उसको डिलीट कर पाएँ वो चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्यूचर वॉइड डिलीट नोट। अब देखो नोट्स जब डिलीट करेंगे ना तो उसकी आईडी चाहिए रहेगा हम लोग को, स्ट्रिंग आईडी, यानी कि जो नोट्स को आप डिलीट करना चाहते हो उसका आईडी क्या है वो दे दो हमको। तो आईडी कैसे मिलेगा वो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसका वो लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अवेट db डॉट कलेक्शन, ठीक है। और नोट्स के अंदर हम लोग जाएंगे,
नोट्स के अंदर, और उसमें देखेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट जिस आईडी का होगा कि उसके अंदर कौन सी आईडी का डॉक्यूमेंट हमारा वो मैच करेंगे और उसको डिलीट कर देंगे वो डॉक्यूमेंट को। सिंपल सा काम है, कोई बड़ी काम नहीं है। एंड यहाँ पे हम लोग स्नैक बार को इस तरह से शो कर देंगे कि हमारी जो नोट्स है वो डिलीट हो चुकी है। नोट्स डिलीटेड, ठीक है, एंड इसको रेड से हम लोग डाल देंगे बस। आपको यार जैसा अच्छा लगे वैसा अपना यूआई बना लेना, लेकिन फिलहाल के लिए मैं समझा रहा हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बटन है ना, इस पे हम लोग डिलीट वाला फंक्शन को कॉल करवाएंगे। तो चलो उसको भी देखते हैं कैसे कॉल करवाएंगे। तो ये देखो हमारा जो यहाँ पे हमारा कहाँ पे रहा वो वाली चीज़ है। तो ये तो हमारा दूसरा चीज़ है, इसको मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन को बंद करता हूँ, नीचे चलते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास है, ये देखो इसके अंदर हमारा ये रहा डिलीट वाला। तो यहाँ पे टाइल के अंदर आओगे तो ऑन टैप आता है एक फंक्शन। ऑन टैप के अंदर मैं क्या बोलूँगा कि नोट कंट्रोलर डॉट डिलीट नोट, ठीक है। अब आईडी कहाँ से मिलेगा आपको, आप बोलोगे कि आईडी कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्ट लगा ना उसको हटा देते हैं। आईडी कहाँ से मिलेगा वो देखते हैं। तो देखो ई के अंदर पूरा एक नोट मॉडल आ रहा है, ठीक है। नोट मॉडल के हम लोग के अंदर एक आईडी भी होती है, वही आईडी हम लोग को चाहिए। अब बोलोगे यहाँ पे तो बहुत सारे नोट्स है, तो हम लोग को कौन सी आईडी चाहिए, तो जहाँ पे जिस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे जैसे ये अलग है तो ये उसी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखा है सिर्फ। अगर इस पे क्लिक करोगे तो उसी का इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोगे तो उसी का इन्फॉर्मेशन सिर्फ जाएगा। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि e.id आ जाए, तो जो मैंने जिस पे भी काम किया ये वाला उसी की सिर्फ आईडी हमारे पास आएगा और किसी का आईडी नहीं आएगा, ठीक है। एंड जैसे मैं ये क्लिक करूँगा, देखना जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक किया, तब देखना ये हो गया कि नोट्स डिलीटेड। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बैक भी चला जाए वो, तो नोट्स कंट्रोलर के अंदर आएंगे, यहाँ पे जैसे ही नोट्स डिलीट हो गया तो गेट डॉट बैक कर देते हैं इसको, ताकि वो वाला जो चीज़ है वो बंद हो जाए, वहाँ पे वो उस तरह से दिखाते नहीं रहे। देखो बैक हो गया। अब यहाँ पे मैं सारी नोट्स को डिलीट कर देता हूँ, फिर देखना कि अभी देखो डिलीट कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी नोट्स डिलीट नहीं हो रहा। अगर एक बार ऐप को सेव करूँ मैं, फिर भी देखो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं रीस्टार्ट करूँ फिर से ऐप, तब हमको पता चलेगा कि कितना नोट्स हमारा डिलीट हुआ है। जैसे मैंने रीस्टार्ट किया तो अभी देखो हमारे पास फिलहाल इतना ऐप मतलब नोट्स है। अभी देखो मुझे क्या चाहिए कि जैसे मैं डिलीट करूँ वैसे रिफ्लेक्ट हो जाए यहाँ पे कि हाँ नोट्स डिलीट हुए हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जब भी हम लोग डिलीट करें ना, तो डिलीट होने के बाद हमारा जो वो चीज़ है गेट नोट, ठीक है, गेट नोट वाला फंक्शन हम लोग को फिर से कॉल करना पड़ेगा। जब जब हम लोग डिलीट करेंगे तब गेट नोट्स का फंक्शन हम लोग को कॉल करना पड़ेगा। और जब हम लोग नोट्स को ऐड भी कर रहे हैं तब भी हम लोग गेट नोट का फंक्शन कॉल करेंगे, ताकि हमारी जो जितनी भी करंट नोट्स है वो यहाँ पे आ जाए। तो जैसे मान लो मैंने इसको डिलीट किया, तब देखो गेट नोट वाला फंक्शन चला, एंड फिर से मैं इसको डिलीट करता हूँ, देखो ये डिलीट हो गया। एंड फिर से मैं डिलीट करता हूँ, ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस केस में हमारी नोट्स आ रही है, उसके अंदर रखाते जा रहा है, ठीक है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब मान लो मैंने अभी एक चीज़ ऐड किया, ठीक है, अभी मैं सेव करता हूँ, देखो दूसरा नोट्स आ गया। लेकिन अभी तो सारी चीज़ें काम कर रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को यहाँ पे पहले नोट्स को क्लियर करना पड़ता है, नोट्स जो है डॉट क्लियर करना पड़ता है उसको, ठीक है। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि पहले जितना भी इसके अंदर नोट्स होती है और फिर जब गेट करते हो तो वो सारी नोट्स इसी के अंदर जाकर डुप्लीकेट बनते जाता है। तो वो चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं वो नोट्स को, ठीक है। एंड अगर मैं सेव करूँ इसको, एंड यहाँ पे देखना जब भी मैं से डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो गया एंड ये डिलीट हो गया, ठीक है। अभी देखो हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा कि हाँ हमारे नोट्स के साथ कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन ये तब होगा जब आपका नोट्स बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ें होगी, जब उसमें बहुत ज़्यादा इमेजेस हो गए, तब आपकी नोट्स एक बार लोड लेगा, ठीक है। जितना देर वो क्लियर होगा तब वो लोड लेता है, और उस टाइम पे आप नहीं चाहते कि जब भी मैं उस पर लिखूँ तब वो लोड ले।
ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रीम बिल्डर का, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि स्ट्रीम बिल्डर क्या होती है। तो ये जो फंक्शन है ये क्या करता है कि पहले नोट्स को लाता है, फिर वो नोट वाला लिस्ट के अंदर रखता है। अभी यहाँ पे मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि दिक्कतें क्या होती है, वो किसी और ऐप का एग्जांपल मैं देख के समझा दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं कि दिक्कतें क्या होती हैं। मतलब दिक्कत क्या है वो देख लेते हैं, दिक्कत का सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये जो है वो पहले नोट्स को लाता है, फिर हमारी वेरिएबल के अंदर रखता है, फिर हमारी यूआई के अंदर रिफ्लेक्ट करवाता है। इतना में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये जो प्रोसेस है ये हमारा सिंपल नोट से इसीलिए पता नहीं चल रहा, क्योंकि अगर आपका कॉम्प्लेक्स चीज़ें रहेगी तो वहाँ पे आपको सिंपल सा पता चलेगा कि हाँ लोडिंग ले रहा है वो, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग लिखते हैं स्ट्रीम, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लिस्ट ऑफ नोट मॉडल, हम लोग रिटर्न करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट नोट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोनों का नाम तो डिफरेंट रख लिया है, ठीक है। एंड इसको इस तरह से हम लोग कर देंगे। अब यहाँ पे आपको कोई भी एक और लगाना है। यहाँ पे आपको अवेट नहीं लगाना, आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है रिटर्न एंड db डॉट कलेक्शन। देखो यहाँ पे आ गया, यानी कि हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग db डॉट कलेक्शन नोट्स के अंदर जा रहे हैं, स्नैपशॉट ले रहे हैं, और उसको फिर स्नैपशॉट को हम लोग नोट्स मॉडल के हिसाब से चेंज करके उसको रिटर्न कर दे रहे हैं। ये एक स्ट्रीम है। स्ट्रीम बोलने का मतलब क्या हो गया, स्ट्रीम मतलब कि वो जो हमारी चीज़ें हैं, गेट नोट ही कर देते हैं यहाँ पे ताकि दोनों का नाम चेंज ना हो। ये जो चीज़ है वो रियल टाइम में हमको ला के देते रहेगा, ठीक है। ये जो फंक्शन है वो कहीं पर स्टोर नहीं हो रहा, वो रियल टाइम में डेटा को चेंजेस को रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये चेंजेस को हम लोग कैसे यहाँ पे शो करवाएंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि ये जो ग्रिड काउंट है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। ग्रिड काउंट यहाँ से यहाँ तक पूरा हट जाएगा, ओबीएक्स को हटा देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है स्ट्रीम बिल्डर, ठीक है। यहाँ पे देखो स्ट्रीम बिल्डर आ गया, एंड इसके अंदर आएगा बिल्डर। अब बिल्डर के अंदर वो फंक्शन को डालना जो यहाँ पे डेटा देगा। तो हमारे पास है नोट्स कंट्रोलर, सॉरी बिल्डर के अंदर नहीं, स्ट्रीम के अंदर हमारे पास वो फंक्शन डालना। तो मैं लिखूंगा नोट कंट्रोलर, और उसके अंदर हमारे पास है गेट नोट का फंक्शन, ये हमारा स्ट्रीम देगा। एंड आपको आना बिल्डर के अंदर, बिल्डर के अंदर आपको लिखना है इंडेक्स एंड सॉरी इंडेक्स नहीं कॉन्टेक्स्ट एंड स्नैपशॉट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको रिटर्न कर देना है इस तरह से अपना लिस्ट काउंट, ओके। जो हम लोग पहले यूज कर रहे थे वही काउंट हम लोग यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। रिटर्न सिंपल सा रिटर्न कर दिए। अब आपको क्या करना है वो समझते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दूसरी चीज़ें करनी है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, जो कि है कि हमारी स्नैपशॉट में डेटा आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरह से where नोट्स इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट डेटा, और इसको मैं अगर लिस्ट ऑफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट ऑफ नोट मॉडल, क्या हमारा ये लिस्ट है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास एक लिस्ट आ रहा है, ओके लिस्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। एंड ये लिस्ट को हम लोग यहाँ पे शो करवाएंगे, पहले दूसरा चीज़ शो करवा रहे थे लेकिन अब हम लोग नोट्स को ही शो करवाएंगे। सिंपल सा काम है। अभी भी देखो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये देखो डिलीट हो गया, ठीक है। अभी नोट्स डिलीट हुआ, बैक होने में वो थोड़ा सा दिक्कत हुआ। अभी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ देखो, जैसे मैंने डिलीट किया सिर्फ वो डिलीट हुआ और कोई भी चेंज नहीं हुआ। पहले थोड़ा सा आप देखोगे तो पहले थोड़ा सा लोड ले रहा था, लेकिन अब लोड नहीं ले रहा वो, क्योंकि अब जो ये डेटा स्ट्रीम बिल्डर वो डायरेक्टली उसको मतलब रिफ्लेक्ट करवाता। अगर मैं यहाँ पे कोई नोट्स को भी ऐड करूँ तो वो डायरेक्टली जो न्यू नोट्स है सिर्फ उसको फेच करेगा, और चीज़ों को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। बहुत फास्ट ये चीज़ें स्ट्रीम बिल्डर जब आप यूज़ करोगे तो बहुत फास्ट चीज़ें हो जाती है, बहुत चीज़ें लोडिंग लेना बंद कर देता है, ठीक है। तो मैं तो जब जब से ये चीज़ें मैं जाना हूँ तब से सारी चीज़ों में मैं स्ट्रीम बिल्डर ही यूज़ करता हूँ। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि जहाँ पे भी हो पाए
वहाँ पे स्ट्रीम बिल्डर का यूज़ करो। मैंने अपना चैट एप्लीकेशन जो बनाया था उसमें भी बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रीम बिल्डर का यूज़ किया था, क्योंकि चैट में और जो चीज़ें वो रियल टाइम में शो करवाना पड़ता है, जैसे कि जो मैसेजेस आ रही है वो रियल टाइम में आपके पास आते रहे, कोई भी बटन क्लिक ना करना पड़े कि मैसेज फेच करने के लिए। तो वो चीज़ों के लिए हम लोग स्ट्रीम बिल्डर का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और बताना कि आपको फायरबेस में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, वो चीज़ें हम लोग सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।